मैं चाहूँ तो यहाँ पे टर्म्स को आसान भी ले सकता हूँ, पर मैं लैम्बडा जैसे टर्म्स यूज करूंगा ताकि आप लोग थोड़ा सा जो अजीब दिखने वाले नोटेशंस हैं, प्रतीक हैं, उनसे भी कंफर्टेबल फील करो। तो इसको लैम्बडा बोलते हैं, ऐसे याद रखेंगे। अगर आपने पॉजिटिव संख्या से गुणा किया है तो डायरेक्शन सेम रहेगी, अगर नेगेटिव संख्या से गुणा किया है डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, और जिस नंबर की जो वैल्यू आ रही है उसके हिसाब से परिमाण चेंज कर देना है। आपको ये मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में पहले दिन कि वेक्टर जैसे बनाया आपने, तो वेक्टर की जो लंबाई होती है वो उसके परिमाण को प्रदर्शित करती है। हाँ जी बच्चों, तो दिखाई एकदम साफ दे रहा है क्लियरली, कोई इशू नहीं है, आगे बढ़े। अच्छा, तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे और फिर क्लास अब्रप्टली एंड हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ सम एरर। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था बेटा कि एकांक सदिश क्या चीज़ है। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग आई कैप का यूज़ करते हैं, वाई एक्सिस की डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग जे कैप को यूज़ करते हैं, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग के कैप को यूज़ करते हैं। आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं जिसमें हम ये सीखेंगे कि अगर हम एक वेक्टर को एक स्केलर से गुणा करें तो क्या होगा, मतलब एक अदिश राशि को एक सदिश राशि से गुणा करें तो क्या होगा। लिखें, वेक्टर को एक स्केलर से गुणा करना। वेक्टर को एक स्केलर से गुणा करना। तो वेक्टर को स्केलर से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखें। सबसे पहले हम ऐसे समझें, जैसे मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, है ना। उस ए वेक्टर को आपने गुणा कर दिया किसी एक अदिश राशि लैम्बडा से। मैं चाहूँ तो यहाँ पे टर्म्स को आसान भी ले सकता हूँ, पर मैं लैम्बडा जैसे टर्म्स यूज करूंगा ताकि आप लोग थोड़ा सा जो अजीब दिखने वाले नोटेशंस हैं, प्रतीक हैं, उनसे भी कंफर्टेबल फील करो। तो इसको लैम्बडा बोलते हैं। LAMBDA लैम्बडा बोलते हैं। तो लैम्बडा से मैंने इसको गुणा किया और इससे मुझे एक नया वेक्टर मिला, मान लेते हैं बी वेक्टर। अब इस बात को समझने की कोशिश करना कि अगर आपका लैम्बडा, दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो लैम्बडा पॉजिटिव हो सकता है या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि वो लैम्बडा नेगेटिव हो सकता है। अगर लैम्बडा पॉजिटिव होगा तो बी और ए वेक्टर एक दूसरे के समांतर होंगे, ऐसे। बी और ए वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे। और अगर ये लैम्बडा नेगेटिव हुआ तो बी वेक्टर और ए वेक्टर एक दूसरे के प्रति समांतर होंगे, है ना, समांतर प्रति समांतर। समांतर। ए का जो परिमाण है, वैल्यू है, और जो बी की वैल्यू है, उनमें क्या कनेक्शन होगा। लैम्बडा का मान पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जितना लैम्बडा की वैल्यू है उतना ए में गुणा करना पड़ेगा, तो बी का परिमाण निकल करके आएगा। अब जितना सुनने में अजीब लगा है ना, समझने में उतना ही आसान होगा। देखें, लिखे नहीं, समझ लें पहले। बेटा मान लो, एग्जाम्पल समझते हैं। ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने एक बी वेक्टर को परिभाषित किया जो 2 इंटू ए वेक्टर है। अब आप मेरी बात सुने, ये जो आप देख रहे हैं ये 2 है, क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सर ये तो पॉजिटिव है। अगर आप किसी वेक्टर को पॉजिटिव संख्या से गुणा कर रहे हो तो आपको एक नया वेक्टर मिला बी वेक्टर। अब मैंने क्या बताया, अगर ये लैम्बडा पॉजिटिव हुआ तो बी और ए एक दूसरे के समांतर होंगे, मतलब जिस दिशा में बी होगा उसी दिशा में आपका ए होगा, राइट। दूसरी बात, ए का जो परिमाण है
बी का जो परिमाण है वो इस लैम्बडा के परिमाण के गुणनफल के बराबर आएगा, मतलब 2 इंटू ए होगा। मतलब ए का जो भी परिमाण है बी का परिमाण उसका दुगना होगा। तो ए का जो भी परिमाण है, अगर मैं बी वेक्टर को बनाता हूं तो ए वेक्टर का जो भी परिमाण है, आपको दिख रहा है यहां पे, उससे दुगना होगा बी वेक्टर का परिमाण, ऐसे। तो जो ए वेक्टर का परिमाण है उससे दुगना है बी वेक्टर का परिमाण। दूसरी बात, मैंने कैसी संख्या से गुणा किया है? पॉजिटिव संख्या से गुणा किया है। तो जो ए वेक्टर की डायरेक्शन थी वही डायरेक्शन होगी बी वेक्टर की, ऐसे। ये ए और बी वेक्टर आप ऐसे दिखा पाओ। मैं ये बोल रहा हूं ये ए वेक्टर इस तरफ है, तो अगर इस तरफ ए वेक्टर है तो मैंने कहा है कि बी वेक्टर माइनस का 2 इंटू ए वेक्टर है। तो ये माइनस का 2 है, नेगेटिव है, मतलब ए और बी एक दूसरे के प्रति समांतर होंगे। अगर ए इस तरफ है तो बी उसके अपोजिट होगा, पहली बात। दूसरी बात, परिमाण में कैसा होगा, वैल्यू में कैसा होगा? तो ए का परिमाण को इस -2 के मॉड से गुणा करना पड़ेगा तो बी का परिमाण आएगा। अब देखो, मॉड ऑफ 2 भी 2 होता है और मॉड ऑफ -2 भी 2 होता है। बस मॉड के लिए ये बात ध्यान रखें कि इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो भी आंसर पॉजिटिव ही आएगा, इसमें कभी नेगेटिव वैल्यू बाहर नहीं आती। अच्छा, तो कितना हो गया? बी का परिमाण ए के परिमाण का दुगना है। अब समझना, ए का परिमाण से दुगना है बी का परिमाण, तो ए का परिमाण तो इतना है, तो बी का परिमाण इससे दुगना होगा, ये दुगना कर दिया अपन ने। तो ए का परिमाण से बी का परिमाण दुगना है। डायरेक्शन क्या होगी? सर ए की जो डायरेक्शन है ना नेगेटिव है, तो ए की डायरेक्शन है उसके अपोजिट होगी बी की डायरेक्शन, तो बी की डायरेक्शन ऐसे होगी, ये आपका बी वेक्टर होगा। ऐसे आप बी वेक्टर ड्रॉ करोगे, कोई बात नहीं। और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये आपका ए वेक्टर है, हमने कहा कि जो आपका बी वेक्टर है वो 1/2 है ए वेक्टर के, तो आप बोलेंगे कि सर ये पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के समांतर होंगे। परिमाण की बात करें तो मॉड ऑफ ए तो मॉड ऑफ 1/2 से गुणा करेंगे तो बी वेक्टर का परिमाण आएगा, तो बी वेक्टर का परिमाण ए वेक्टर के परिमाण का आधा होगा। अब दो इन्फॉर्मेशन मिल गई अपन को। एक इन्फॉर्मेशन मिली परिमाण की कि जो ए का परिमाण है उसका आधा है बी का परिमाण, तो जब बी बनाएंगे तो बी का परिमाण आधा आएगा, ये देखो आधा, इसका आधा। दूसरी बात, ऐसे ऑब्जर्व करो दोस्तों, बी और ए सेम डायरेक्शन में है क्या? प्लस है, इसका मतलब सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, ये होगा बी वेक्टर। अब थोड़ा थोड़ा प्रोसेस कर पा रहे हो, है ना? एक और करें, टाइम दिया करो मुझे भी थोड़ा सा समझाने के लिए, खुद को भी टाइम दिया करो समझने के लिए। ये 11th क्लास है, ये 12th क्लास है, ये 10th क्लास नहीं है जहाँ पे झटका किया और सवाल समझ में आ गया, टॉपिक लिखा उससे पहले ही टॉपिक समझ में आ गया। ये थोड़ा सा ना अलग है बेटा, तो अपने अंदर पेशेंस धीरे धीरे डेवलप करना पड़ेगा। इसलिए मैं 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाते वक्त कभी कभी ये सोचता था कि इनको पढ़ाऊँ कैसे, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न दिमाग में रहता था। आज भी मैं सोचता हूँ कि 10th क्लास के बच्चों के साथ में कैसे डील की जाए, क्योंकि मेरे से लेवल डाउन होगा नहीं और 10th क्लास के बच्चे समझ पाएंगे नहीं, तो चीज़ें हैं। इसलिए 10th में अगर आप बहुत अच्छे मेहनत करके आते हो ना, तो 11th में उसकी 50 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो रेडी रहो उसके लिए ना। अच्छा बेटा देखो इधर, अब यहाँ पे क्या आ रहा है? ये नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, मतलब प्रति समांतर होंगे, एक ऐसे होगा दूसरा ऐसे होगा, ठीक है। अब परिमाण की बात करें तो ए वेक्टर का परिमाण माइनस के 1/2 का मॉड, ये होगा बी वेक्टर का परिमाण। मैंने आपको बताया ना कि बी वेक्टर का परिमाण का लोड लेना ही नहीं है, माइनस का हाफ है तो भी मॉड के अंदर तो वैल्यू वही आएगी, तो बी वेक्टर का परिमाण हाफ है ए वेक्टर का परिमाण। अच्छा अब बताओ बी वेक्टर कैसे बनाऊं? ए का आधा, तो बी वेक्टर ए का आधा बनेगा। अच्छा डायरेक्शन, सर ए वेक्टर इसका आधा ना, ओके। ए वेक्टर आगे की तरफ है, बी वेक्टर नेगेटिव साइन आ रहा है, ऐसे होगा,
ये होगा बी वेक्टर। अब हम इसको डायरेक्ट कर लें, क्या सिंपल है, ऐसे याद रखेंगे। अगर आपने पॉजिटिव संख्या से गुणा किया है तो डायरेक्शन सेम रहेगी, अगर नेगेटिव संख्या से गुणा किया है डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, और जिस नंबर की जो वैल्यू आ रही है उसके हिसाब से परिमाण चेंज कर देना है। जैसे यहाँ पे नंबर डबल था, 2 था, डबल कर दो, या 2 था डबल कर दो, या हाफ था आधा कर दो, या हाफ था आधा कर दो। यह वैल्यू प्लस में थी सेम डायरेक्शन, माइनस में थी अपोजिट डायरेक्शन, प्लस में थी सेम डायरेक्शन, माइनस में थी अपोजिट डायरेक्शन। अब आप डायरेक्टली कर सकते हो, बट अंदर की बात पता होनी चाहिए कि किया कैसे है वास्तव में। ठीक है, चलो लिख लो। डन, कॉपीड। सुमित चले आगे, लिखें, हेडिंग लगाओ। सदिशों का योग। सदिशों का योग एडिशन ऑफ वेक्टर्स सदिशों का योग एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखें, सदिशों का योग एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो बेटा आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक तो एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। आपने इन दो वेक्टर्स को जोड़ा और दो वेक्टर्स को जोड़ करके मान लो आपको सी वेक्टर मिल रहा है, तो सी वेक्टर को क्या कहा जाता है वो सुने। अगर एक वेक्टर ए के अंदर दूसरा वेक्टर बी को जोड़ा जाए और उससे आपको एक वेक्टर सी प्राप्त हो रहा है, तो सी का नाम होता है कि ये ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का परिणामी सदिश कहलाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अच्छा, आप दो वेक्टर्स को कब जोड़ पाएंगे? आप दो वेक्टर्स को तब जोड़ पाएंगे जब वो एक ही भौतिक राशि को व्यक्त कर रहे हैं। जैसे दो वेक्टर, एक बल बता रहा है दूसरा भी बल बता रहा है, तो उनको आप जोड़ सकते हैं। अगर एक बता रहा है वेग को और एक बता रहा है बल को, तो उनको आपस में जोड़ने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो ये अपन कब जोड़ पाएंगे? जब ए और बी एक ही भौतिक राशि को व्यक्त करें। ये भी आप लिख लें साथ में, ए तथा बी एक ही भौतिक राशि को व्यक्त करते हो, तभी हम इनको जोड़ सकते हैं। अगर ये दोनों एक ही भौतिक राशि को व्यक्त नहीं करेंगे तो फिर हम इनको नहीं जोड़ पाएंगे। अब सुनना, अब हम सदिश योग को कैसे करते हैं उसके कुछ नियम पढ़ रहे हैं। हम नियम को लेकर के कौन सी अप्रोच फॉलो करेंगे? पहले मैं आपको नियम समझाऊंगा, उस नियम को अप्लाई करना सिखाऊंगा, फिर हम फॉर्मूलों का डेरिवेशन करेंगे। तो पहले हम ड्राइव नहीं करेंगे, पहले हम पूरा समझेंगे, अप्लाई करना सीखेंगे, फिर डेरिवेशन करेंगे। तो हेडिंग लगाएं सदिश योग के नियम। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन।
लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, फर्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, त्रिभुज संबंधी योग का नियम। इसमें फर्स्ट नियम अपन पढ़ने जा रहे हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। त्रिभुज संबंधी योग का नियम, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, त्रिभुज संबंधी योग का नियम अपन देख रहे हैं। अच्छा, ये नियम किस काम में आता है? ये नियम दो वेक्टर्स को जोड़ने के लिए है, दो सदिशों का योग करने के काम आता है। तो ये दो वेक्टर्स को जोड़ने के लिए, जैसे मान लो हम जिन दो वेक्टर्स को जोड़ रहे हैं, मान लो वो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर है, तो ऐसे ये दो वेक्टर्स को जोड़ने में काम आता है, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर को। ध्यान से सुनना कैसे काम करता है। हम इसमें त्रिभुज की दो भुजाओं, त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं। तो जैसे मान लो एक त्रिभुज अपन बना रहे हैं, तो उस त्रिभुज में जो दो भुजाएं हैं वो तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को बताती है, और जो तीसरी भुजा है वो इनके परिणामी सदिश को बताती है। नेट है ना, इनके परिणामी सदिश को बताती है। चलो ध्यान देना, सबका ध्यान बोर्ड पे। मान लो एक वेक्टर ए है, ऐसे ये एक वेक्टर ए है, इसकी पूंछ है, इसका सर है। इसके बाद दूसरा वेक्टर ठीक इसके बाद है ऐसे, तो इसके ठीक बाद में ये दूसरा वेक्टर है। जो तीसरा वेक्टर है वो ऐसे है। तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि तीसरा वेक्टर फर्स्ट और सेकंड वेक्टर के विपरीत है। कैसे? जैसे ये फर्स्ट वेक्टर है ए, इसके ठीक बाद में दूसरा वेक्टर है बी, इन दोनों के इसके बाद में ऐसे आना चाहिए था, इन दोनों के विपरीत है सी वेक्टर। जो तीसरी भुजा विपरीत है वो बराबर होती है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। ये है त्रिभुज संबंधी योग का नियम। बहुत अजीब लगता है ना सुनने में, बड़ा आसान है। देखो, त्रिभुज की एक भुजा, उसके ठीक बाद में दूसरी भुजा, जो तीसरी भुजा अपोजिट है, उल्टी है, वो उन दोनों भुजाओं के योग के बराबर है। अभी बस लिख लो शांति से, सब कुछ धीरे धीरे समझ में आएगा, जल्दीबाजी अपन को नहीं करनी है। लिख लीजिए आराम से। ये पहला नियम है। फिर देखेंगे दूसरा नियम। अब सेकंड लिखिए, समांतर चतुर्भुज संबंधी समांतर चतुर्भुज संबंधी सदिश योग का नियम।
आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में समांतर चतुर्भुज क्या होता है, पैरेललोग्राम है ना। तो पैरेललोग्राम को ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, ऐसे लिखते हैं ना। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लिखना बिल्कुल बंद, सारा ध्यान बोर्ड पे। मान लेते हैं वो दो वेक्टर जिनका आपको परिणामी सदिश निकालना है, उनको हम समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो मान लेते हैं ये समांतर चतुर्भुज की एक भुजा है और ये समांतर चतुर्भुज की दूसरी भुजा है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो ये थीटा है। ठीक, क्या आप देख पा रहे हैं कि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं से प्रदर्शित हो रहे हैं। सर हमें तो समांतर चतुर्भुज दिखाई दे ही नहीं रहा है। तो चिंता मत करो, अभी दे जाएगा। ये देखो, अब दे रहा है, अब सबको समांतर चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। तो समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं देखो, एक ये रही एक ये रही। तो अगर हम दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं से प्रदर्शित करें, तो जहां उनकी पूंछ से पूंछ मिली हुई है, उस पॉइंट से समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण जाएगा वो इन दोनों के परिणामी सदिश को प्रदर्शित करेगा। बनाओ डायग्राम, फिर समझाऊंगा वापस। लिख लिया? अब ध्यान से सुनना। ये एक समांतर चतुर्भुज है। हम दो वेक्टर्स को जिनको जोड़ना है उनको समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं के रूप में दर्शा सकते हैं। एक भुजा ये और एक भुजा ये। तो जहां उन दोनों की पूंछ मिलती है वहां से जो विकर्ण जाएगा वो विकर्ण इन दोनों के परिणामी सदिश को दर्शाएगा। इसको कहा जाता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कभी कभी परिणामी सदिश को सी लिखने की जगह हम लोग आर भी लिख देते हैं। आर क्यों? परिणामी की इंग्लिश होती है रिजल्टेंट। तो कभी कभी हम ऐसे भी लिख देते हैं कि आर रिजल्टेंट बराबर ए प्लस बी। अच्छा, तो एक नियम ये हो गया, एक नियम ये हो गया। कितने नियम है अपने पास? दो नियम। क्या आपको लगता है कि ये दोनों नियम अलग अलग हैं? कितने बच्चों को लगता है दोनों नियम अलग अलग है? कितने बच्चों को लगता है कि ये दोनों नियम अलग अलग हैं? सबको लगता है। किसको लगता है कि दोनों नियम सेम है? दोनों एक ही बात है। कैसे? दिखाता हूं। आपने सीखा था ना कि हम वेक्टर को उसके पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये सीखा था, वेक्टर को उसके पैरेलल आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। तो इस वेक्टर को उठाओ और इसके पैरेलल इसको उठा करके यहां शिफ्ट कर दो। अब ध्यान से देखो, ये बन चुका है त्रिभुज संबंधी योग का नियम कि ये तीनों एक त्रिभुज में, त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं। जो दो भुजाएं एक के बाद एक हैं, तीसरी भुजा जो विपरीत है वो उन दोनों के योग के बराबर है। तो वास्तव में ये दोनों नियम एक ही हैं, बस अलग अलग तरीके से हम उनको बता रहे हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम एक डेरिवेशन करने वाले हैं जिसमें हम कनेक्शन निकालेंगे ए, बी और आर के बीच में। तो अगले पेज पे एक बहुत ही शानदार कनेक्शन, एक शानदार डेरिवेशन होगा। पूरी तरह से अपना ध्यान क्लास में रखना। अभी तक आपने जो सीखा है वो बहुत बेसिक है कि तीन भुजाएं के रूप में अगर अपन त्रिभुज को दिखाएं तो तीसरी भुजा जो विपरीत है वो दोनों के वेक्टर सम के बराबर होती है। ये आपने सीखा है। क्या अगर इसकी वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू 4 है तो क्या ऐसा होगा क्या कि 5 + 4 = 9?
ऐसा होगा? ये वेक्टर है बालक, वेक्टर ऐसे नहीं जुड़ते। वेक्टर को वेक्टर के तरीके से जोड़ा जाता है, ऐसे नहीं होता है कि 5 + 4 = 9 कर देना है। ए वेक्टर के अंदर दो बातें छुपी हुई हैं, ए की वैल्यू, ए की डायरेक्शन। बी वेक्टर के अंदर दो बातें छुपी हुई है, बी की वैल्यू, बी की डायरेक्शन। जब इनको जोड़ेंगे तो जो सी आ रहा है उसके अंदर भी दो चीजें छुपी होंगी, एक उसकी वैल्यू, एक उसकी डायरेक्शन। तो आज की क्लास में अगले 15 से 20 मिनट, आधा घंटा पूरे फोकस के साथ सीखना है। मजा क्लास के लास्ट के 1 घंटे में आएगा जब हम सवाल करेंगे। तो बिल्कुल अटेंटिव होकर के आज की क्लास को अटेंड करना है। लास्ट में आपको बहुत मजा आ जाएगा जब एंड होगा ये क्लास। चलिए शुरू करते हैं। डेरिवेशन, तो हेडिंग लगाएं। अब हम डेरिवेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, फॉर्मूला निकालते हैं। ये एक वेक्टर है ए, ये दूसरा वेक्टर है बी, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। समांतर चतुर्भुज संबंधी योग का नियम क्या कहता है? अगर आप समांतर चतुर्भुज पूरा करो, तो ये समांतर चतुर्भुज अपन ने पूरा किया। इस समांतर चतुर्भुज में जहां वेक्टर ए और जहां वेक्टर बी की पूंछ मिल रही है, ये होगा परिणामी सदिश आर। अच्छा, ये एंगल थीटा है। अब मैं क्या कर रहा हूं देखना, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, यहां से एक लंब डाल रहा हूं। अगर ये एंगल थीटा है तो आपको नहीं लगता ये एंगल भी थीटा होगा? अब आज आपकी पूरी बचपन की ज्योमेट्री सारी काम आएगी। याद करो, दो समांतर रेखाएं हैं, है ना? अगर जैसे ऐसे देखो, ये एक लाइन है, दो समांतर रेखाएं हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है ना? तो ये एक समांतर रेखा है, ये देखो ये वाली, इसके समांतर है ये वाली रेखा, अब बीच में से काटती हुई जा रही है ये वाली रेखा। तो अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा ना? ठीक है, चलो एक काम करते हैं। तो थीटा किसके बीच में एंगल है? सदिश ए व सदिश बी के मध्य कोण है थीटा। तो सदिश ए और सदिश बी के बीच में कोण है, सदिश ए हो गया, ये भी हो गया, इसके बीच का कोण है थीटा। ठीक है, ठीक है, अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक काम और करते हैं, एक और एंगल मान रहा हूं मैं। आर वेक्टर जो इनका परिणामी है, ये तो हमको पता ही है ना कि आर परिणामी होगा, ये ए व बी का परिणामी सदिश है। तो ये जो आर है, इसके बीच में और ए के बीच में जो एंगल है, इस एंगल को हम फाई बोल देते हैं।
फाई बोलते हैं इसको। तो ये फाई जो एंगल है, ये अजीब अजीब सिंबल है, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना, आपको कंफर्टेबल होना है इनके साथ। तो ये जो फाई है ये है परिणामी आर वेक्टर व ए वेक्टर के मध्य कोण। ऐसा। अच्छा, अब एक काम और करते हैं, थोड़ा नामकरण संस्कार भी कर लेते हैं ना। इसको बोल रहे हैं P, ये भी तो एक पॉइंट है, इस पॉइंट को बोल रहे हैं Q, ठीक है, इस पॉइंट को बोल रहे हैं R, इस पॉइंट को बोल रहे हैं S। यहां से लंब डाला है तो ये पॉइंट हो गया 90 डिग्री। ऐसे। अब जिस ट्रायंगल पे मैं ध्यान देने के लिए बोलूं, आप केवल उसी ट्रायंगल पे ध्यान देना और किसी पे नहीं। मैं आपको ध्यान देने के लिए बोल रहा हूं ट्रायंगल PQS। किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? ट्रायंगल PQS, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। क्या ये एक समकोण त्रिभुज है? 90 डिग्री आ रहा है। क्या एक समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है? तो इस समकोण त्रिभुज को अगर तुम सब बच्चे ध्यान से देखो, तो इस समकोण त्रिभुज के अंदर जो कर्ण है वो है PQ। तो PQ का स्क्वायर बराबर आधार, आधार है PS, तो PS का स्क्वायर प्लस लंब है QS, QS का स्क्वायर। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? है ना? पूरा फोकस यहाँ रखना अच्छे से, हैं? इस ट्रायंगल की बात कर रहे थे वैसे हम। अच्छा, एक बात और, इसमें मुझे दिखाई दे रहा है PS। तो PS यहां से यहां तक है। PS को हम लिख सकते हैं P से लेकर R तक प्लस R से लेकर S तक। तो PS बराबर PR प्लस RS। फिर ये ऐसा हो जाएगा, PQ का स्क्वायर बराबर PS को लिख देंगे PR प्लस RS का होल स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? चलो, तो बहुत अच्छा लगा, है ना? अब और अच्छा लगे इसके लिए थोड़ी मेहनत करते हैं। इस ट्रायंगल को लेते हैं यहाँ पे साइड में। हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? वैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है सारे, है ना? तो इनके लिए ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब जो ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ वो है QSR। हम ये वाला ट्रायंगल, वैसे 90 डिग्री बीच में लिखते हैं, बिल्कुल ही अच्छे से पढ़े ना अपन, तो 90 डिग्री बीच में लिखते हैं। तो PSQ लिखना चाहिए वैसे तो, 90 डिग्री वाला बीच में लिखते हैं, ठीक है? अब ट्रायंगल देख रहे हैं QSR। QSR कौन सा ट्रायंगल है? देखो इधर, Q, ये वाला ट्रायंगल की बात हो रही है, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। चलो मदद करो थोड़ी, इस ट्रायंगल में साइन थीटा बताओ कितना होगा? अच्छा, एक बात आपको ये मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में पहले दिन, कि वेक्टर जैसे बनाया आपने, तो वेक्टर की जो लंबाई होती है वो उसके परिमाण को प्रदर्शित करती है। तो जैसे बी वेक्टर यहां से यहां तक है, तो ये जो लंबाई है, मान लो इसका नाम m है, तो ये जो लंबाई है ना, ये वास्तव में बी वेक्टर के परिमाण को प्रदर्शित कर रही है। क्या जो लंबाई PM की है वही लंबाई QR की है ना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसको उठा करके यहां ले आओ, ये देखो, तो अगर ये B है तो वो भी B है, ऐसा मैं बोल रहा हूं। क्या हम QR को B लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? ठीक। अब साइन थीटा देखो, इस ट्रायंगल में साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? QS, और कर्ण कितना है? QR। अच्छा, तो यहां से QS कितना आ रहा है? QR साइन थीटा। अच्छा बेटा बताओ QR कितना है? तो Q से लेके R तक तो B है, तो ये आ गया B साइन थीटा। तो यहां से QS कितना आ गया? B साइन थीटा।
ठीक है, अब इसी ट्राइंगल में सेम ट्राइंगल QSR में कॉस थीटा लिख के देखो कितना आ रहा है। कॉस थीटा होता है बेटा आधार बटा कर्ण, तो इस ट्राइंगल में आधार कितना है RS और कर्ण कितना है QR, सही ना, आधार बटा कर्ण। तो यहां से RS कितना आ रहा है QR कॉस थीटा। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, RS की वैल्यू यहां से QR को क्या लिख सकते हैं B, तो ये हो गया B कॉस थीटा, QR को B लिख सकते हैं। तो RS की वैल्यू यहां से मैं यहां पे पुट करूंगा और QS की वैल्यू यहां से मैं यहां पे पुट करूंगा। अच्छा, PQ की वैल्यू कितनी होगी, PQ कितना होगा, P से लेके Q तक R वेक्टर है परिणामी, तो ये जो लंबाई होगी ये इसका परिमाण होगा, इसके परिमाण को सिंपल R बोल देते हैं। P से लेके R तक क्या होगा, P से लेके R तक ये वाला वेक्टर है A वेक्टर, तो P से लेके R तक A वेक्टर का परिमाण होगा, तो P से लेके R तक अपन A बोल देते हैं। तो मेरे को बात याद तो है ना कि वेक्टर अगर ऐसे है, इसके ऊपर लिखा है 5 न्यूटन, तो ये जो लंबाई होती है ये वेक्टर का परिमाण बताती है। भूल जाते हो क्या, सदिशों का निरूपण सिखाया था, तो उस हिसाब से वापस देख लो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। P से लेके Q तक ये वेक्टर है, तो इसकी लंबाई इस वेक्टर का परिमाण A कहलाएगी। P से लेके यहाँ तक ये R परिमाण आ रहा है, तो इसका लंबाई R परिमाण कहलाएगी। ये यहाँ से यहाँ तक B वेक्टर आ रहा है, तो इसकी लंबाई B कहलाएगी। सिंपल, आसान है ना। चलो देखो, वैसे मेरा सर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा तेज चश्मे के कारण, तो तुम लोग क्लास में थोड़ा सा अलर्ट होकर पढ़ना, सो दैट मुझे रिस्पॉन्स थोड़ा सा फास्ट मिले, तो हम जल्दी टॉपिक कवर कर पाए। ओके, PQ को अपन क्या लिख सकते हैं, PQ को R लिख सकते हैं, ये आ गया R का स्क्वायर बराबर PR को अपन क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, ये आ गया A। RS को अपन क्या लिख सकते हैं, B कॉस थीटा, तो RS को लिख दिया B कॉस थीटा प्लस इसका स्क्वायर। QS को अपन क्या लिख सकते हैं, B साइन थीटा, ये आ गया B साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखें तो R स्क्वायर बराबर, क्या हमें फॉर्मूला लगाना आता है, A प्लस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो ये A है, ये पूरा B है, तो पहले वाले का स्क्वायर, बचपन की बातें याद करो, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, तो B का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर अलग से ऐसे, प्लस 2 इंटू AB पहला दूसरा AB कॉस थीटा। बिना 10th के मैथ्स पढ़े 11th में साइंस लेना बेवकूफ़ी है, बिना 11th की मैथ्स पढ़े 12th में पढ़ाई करना बेवकूफ़ी है, बिना मैथ्स अच्छी किए फिजिक्स के सवाल करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होना ज़रूरी है फिजिक्स के लिए, इसलिए बेसिक मैथ्स पढ़ाया था नीट वाले बच्चों को भी, है ना। अच्छा बॉस, तो पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट सेकेंड, प्लस ये हो जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा थोड़ा सा और खेलते हैं, ये B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, ये B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, B स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा गधा भी बता देगा कि 1 होता है, अगर उसने 10th की मैथ्स पढ़ी है तो, है ना। तो ये 1 हो गया, तो ये आ गया R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा। ये निकल के आया है परिणामी सदिश का वैल्यू, मतलब इस लाइन की लंबाई निकल के आई है, इस लाइन की लंबाई है ये, तो ये इस लाइन की लंबाई है। कितना आ रहा है लास्ट में, R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। वैल्यू निकल के आई है, फिर से बोल रहा हूँ, ये चीज क्या है, ये परिणामी सदिश का परिणाम है, परिमाण है, ये परिणामी सदिश का परिमाण है। ठीक है, यहाँ लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, मॉड A का, मॉड A को मैं A बोल रहा हूँ, मॉड B को अपन ने B बोला है, मॉड R को अपन ने R बोला है। ये एक फॉर्मूला निकल के आया है, अभी केवल वैल्यू निकल करके आई है। अच्छे से कॉपी करें, ढंग से लिखें, थीटा आपको पता ही क्या है, ये डेरिवेशन आपका सुंदर सा करो इसको।
और करते करते समझते भी चलना साथ साथ। क्या स्थिति है, हो गया कॉपी, कंफर्टेबल हो, लिख लिया, ज्योमेट्री वोमेट्री समझ ली। चलिए अब हम एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। अभी अपन ने वैल्यू तो बता दी, ये तो वैल्यू है, ये परिमाण है। वैल्यू कि आर वेक्टर की वैल्यू क्या है, आर वेक्टर है कहां पर, दिशा भी तो बतानी पड़ेगी ना। तो आर वेक्टर कहां पे, देखो बेटा, आर वेक्टर ए वेक्टर से कितने एंगल पे है, फाई एंगल पे है। तो अगर मैं इस फाई की जानकारी दे दूं तो आपको आर वेक्टर का परिमाण भी मिल गया, आर वेक्टर की डायरेक्शन भी मिल गई, और इसके बाद आर वेक्टर अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा कि कहाँ है और उसकी वैल्यू कितनी है। तो हम इस फाई को कैसे लिखें, क्या हम इस फाई को ऐसे लिखें कि ट्राइंगल यूज करते हैं पी क्यू एस, ध्यान से देखेंगे, कोशिश करें मेरे साथ साथ लिख भी लें आप, आसान चीज़ है। पी क्यू एस, इस ट्राइंगल को लेंगे तो लंब बटा आधार, तो 10, इस ट्राइंगल में अगर 10, इस ट्राइंगल में अगर 10 फाई लिखते हैं आप, लंब बटा आधार मतलब क्यू एस अपॉन में पी एस हो जाएगा। अच्छा, क्यू एस को क्या लिख सकते हैं, क्यू एस को लिख सकते हैं बी साइन थीटा, तो ये आ जाएगा बी साइन थीटा अपॉन पी एस, पी एस को क्या लिख सकते हैं, पी आर प्लस आर एस, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से पी एस को लिख सकते हैं ये, और इसको लिख सकते हैं ये हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा, ये आ गया 10 फाई। बस ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, परिमाण भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गई, दोनों चीज़ें एक ही पेज पे डन है। अब घबराओ मत, सब समझ में आएगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा बट चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। अब हम सारे कैप्सूल एक जगह पे लिखते हैं। दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, एक वेक्टर ये है बी वेक्टर, इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो एक वेक्टर ए ये रहा, एक वेक्टर बी ये रहा, इनके बीच का एंगल थीटा है। आप अगर समांतर चतुर्भुज पूरा करते हैं तो जहां पर इनका पूंछ मिल रही है वहां से जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण आएगा वो परिणामी सदिश आर को प्रदर्शित कर रहा है, और परिणामी सदिश आर और ए के बीच का जो एंगल है वो फाई है। तो हमने क्या देखा, ए व बी सदिश का परिणामी सदिश
आर है, पहली चीज। दूसरी चीज, ए तथा बी के मध्य कोण थीटा है। थर्ड चीज, परिणामी सदिश आर वेक्टर व ए वेक्टर के मध्य कोण फाई है ना बेटा। अच्छा, हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन पता है जो हमने फॉर्मूले के फॉर्म में निकाल ली है कि आर का जो परिमाण है, वैल्यू है, उसका फॉर्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक। सेकंड, जो डायरेक्शन है इसकी, उस tan फाई का फॉर्मूला है b कॉस थीटा अपॉन a प्लस बी साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा सॉरी, उल्टा लिख दिया हमने, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। डन, समरी समझ में आ गई? बस इसको लिख लो, फिर अपन इसको अप्लाई करना सीखते हैं। एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। चलिए, एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, अभी टॉपिक पे ध्यान देंगे, सवाल जवाब कुछ नहीं, पूरा ध्यान टॉपिक पे। देखो बेटा, ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग रहा है इस तरफ ऐसे, पाँच न्यूटन, और इस ब्लॉक पे ऐसे आगे की तरफ एक और फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। हमको नेट फोर्स निकालना है। कहाँ लगेगा, किस तरफ लगेगा वो निकालना है, कितना लगेगा वो भी निकालना है। अच्छा, तो एक वेक्टर है इस तरफ, दूसरा वेक्टर है इस तरफ। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, यहाँ साइड में करते हैं कि एक वेक्टर ए अगर ऐसे है और दूसरा वेक्टर बी अगर ऐसे है, तो इनका रिजल्टेंट आर कैसे आएगा? वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ध्यान से देखना बच्चों। अच्छा, मुझे बताओ, अगर ए वेक्टर आगे है, बी वेक्टर भी आगे है, तो इनके बीच में एंगल कितना है? दोनों वेक्टर एक डायरेक्शन में, तो एंगल कितना है? 0 डिग्री, क्योंकि दो समांतर के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। तो वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। तो ये आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ जाएगा ए प्लस बी। क्या आपके मन में ऐसी फीलिंग नहीं आती है क्या फिजिक्स को लेकर के कि अगर एक वेक्टर ऐसे लग रहा है ए, दूसरा भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है बी, तो क्या ए प्लस बी हो जाएगा? ऐसा फील आ रहा था अंदर से। तो कभी कभी जो अंदर की फीलिंग होती है ना, वही फिजिक्स होती है। अच्छा,
जो इनका परिणामी आएगा, हमें समझ में तो आ गया कि परिणामी की वैल्यू a प्लस बी होगी, परिणामी की दिशा क्या होगी, वो वेक्टर a से कितना कोण बनाएगा चेक करते हैं। तो उसके लिए हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये tan थीटा बराबर फॉर्मूला b साइन थीटा, तो b साइन थीटा, साइन कितना है, साइन 0, a प्लस बी कॉस 0। अरे यार साइन 0 0 होता है, तो tan 0 कितना आ गया, 0 आ गया। अच्छा tan कितने डिग्री पर 0 होता है, हाँ tan 0 डिग्री पे तो 0 होता है, तो इसका मतलब अगर tan थीटा 0 आ रहा है मतलब 0 थीटा कितना आ रहा है, 0 डिग्री। मतलब ये जो r है इसका a के साथ कोण कितना होगा, 0 डिग्री। तो r का a के साथ कोण कितना होगा, 0 डिग्री। मतलब इन दोनों का परिणामी इसी दिशा में आएगा और इन दोनों का परिणामी इसी दिशा में आएगा, और कितना आएगा, a प्लस बी आएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि F1 और F2 वेक्टर अगर एक साथ एक लाइन में है तो इस ब्लॉक के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा आगे की तरफ, F नेट, और उसकी वैल्यू होगी 15 न्यूटन, और उसकी डायरेक्शन भी यही होगी आगे की तरफ। अब थोड़ा थोड़ा फील नाम की चीज़ डेवलप होने लग गई तुम्हारे अंदर। आर यू फीलिंग समथिंग कि हाँ सर अब कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो लिख लो इसको। मुझे 2 मिनट लगेंगे बेटा, इसको लिखो, एक काम है अर्जेंट। ठीक है, चलिए ध्यान से सीखिएगा अब आगे की बात। देखें दोस्तों, मान लो एक वेक्टर ए ऐसे लग रहा है, एक वेक्टर ए ऐसे लग रहा है, दूसरा ऐसे लग रहा है। तो ये ए वेक्टर हुआ, ये बी वेक्टर हुआ। इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो इनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से सीखें, फिर आराम से कॉपी करते रहना। सर ये कैसे होगा, बड़ा आसान है यार, क्या फ़र्क पड़ता है। अभी ये त्रिभुज संबंधी योग के नियम से करेंगे ना, तो इनका रिजल्टेंट ये आएगा, इसके बाद ये है, इसके बाद ये, ऐसे रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, पर हम एक काम करते हैं, हम इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं, ये एंगल 90 डिग्री है, हम इस वेक्टर को उठा के यहाँ लिया है, ये भी वेक्टर इधर आ जाएगा, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, है ना। तो हमारे पास 2 वेक्टर हो गए, एक वेक्टर ए हो गया, एक वेक्टर बी हो गया, जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इनका जो रिजल्टेंट है उसका फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ, क्या सीखा, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। रट लो यार, अब तो पहले वाले का स्क्वायर ए स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। आप सब समझदार बच्चे हो ना, आपको पता है ना कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो कॉस 90 आपका 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। तो r इज इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या सीखा, अगर 2 वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं तो उनका रिजल्टेंट का वैल्यू कितना आता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अच्छा जो उनका रिजल्टेंट आएगा,
जब हम समानता चतुर्भुज पूरा करेंगे तो ऐसे पूरा होगा। इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा, ये ए से कितना एंगल बनाएगा ये भी तो निकाले। तो ए से कितना एंगल बनाएगा, उसके लिए tan फाई बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। चलो देखेंगे, बी साइन थीटा, बी साइन, साइन कितना है 90, तो बी साइन 90 अपॉन ए प्लस बी कॉस 90। साइन 90 डिग्री 1 होता है और कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो ये पूरी टर्म तो 0 हो गई। यहाँ से tan फाई आ गया b बाई ए, ऐसे डन। तो आर वेक्टर, अगर दो वेक्टर ए और, हम क्या याद रखेंगे इससे, दो वेक्टर ए और बी अगर एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं तो इनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। दूसरी बात हम क्या याद रखेंगे कि जो रिजल्टेंट बनेगा वो ए से कितने एंगल पे बनेगा, tan थीटा बराबर बी बाई ए एंगल पे बनेगा। अच्छा, अब इसमें अपन एक स्पेशल केस लें। मान लेते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण आपस में बराबर है, फॉर एग्जांपल एफ के बराबर है। तो बेटा ध्यान दें सब बच्चे, मान लेते हैं दो वेक्टर हैं, दोनों का परिमाण बराबर है एफ और एफ, तो फोर्सेस हैं ऐसा भी बोल सकते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, परिमाण बराबर है। तो ऐसे केस में इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, वैल्यू कितना आएगा इनके रिजल्टेंट का। सर वैल्यू के लिए हमने याद कर रखा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कब, जब 90 डिग्री पे हो, हमेशा नहीं। 90 डिग्री है तो अंडर रूट एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2f का स्क्वायर, 2 का तो हो जाएगा रूट 2, एफ स्क्वायर का हो जाएगा एफ, ये लो रूट 2f। ये तो और आसान हो गया सर। अगर दो फोर्सेस एक दूसरे के लंबवत हैं तो इनका रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर दोनों बराबर हैं तो ये होता है अंडर रूट 2 इंटू किसी एक से गुणा कर दो। तो बड़ा आसान काम हो गया, बहुत मजा आया इसमें तो। अच्छा, रिजल्टेंट कहाँ आएगा, रिजल्टेंट कितना आएगा ये तो हमें पता चल गया कि रिजल्टेंट आएगा रूट 2f, वैल्यू रूट 2f होगी। आएगा कितने एंगल पे, तो उसके लिए tan फाई का फॉर्मूला क्या होगा, b बाई ए, बी भी एफ है ए भी एफ है। सर ये फॉर्मूला कैसे लगाया, ये रहा, जब दो फोर्सेस एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे ए और बी, तो फॉर्मूला होता है tan फाई बराबर बी अपॉन ए। बी कितना है एफ, ए भी कितना है एफ, तो tan फाई कितना आ गया 1। और बच्चों को पता होता है क्या कि ऐसा कब होता है, जब फाई होता है 45 डिग्री, मतलब एग्जैक्ट बीच में आ रहा है। अच्छा सर, ये तो और मज़ा आ गया कि अगर दो फोर्सेस एक दूसरे के बराबर हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, वैल्यू में बराबर हैं, तो उनका रिजल्टेंट आएगा बिल्कुल 90 डिग्री के बीच में, 45 डिग्री पे, और उसका वैल्यू कितना होगा, रूट 2f होगा। अच्छा, इसको एग्जाम्पल से कवर करते हैं। जैसे दोस्तों जैसे ये ब्लॉक है, बेटा इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है ऐसे 10 न्यूटन का, एक फोर्स लग रहा है ऐसे 10 न्यूटन का। ये F2 है, ये F1 है। अगर आपसे बोलूं परिणामी कहां पर आएगा, तो आप क्या बोलोगे, सर पहली बात तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं, 90 डिग्री पर हैं। दूसरी बात सर मज़े की ये है कि ये बराबर भी हैं, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा ऐसे, मतलब कितने डिग्री पे आएगा, 45 डिग्री पे आएगा। और वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू होगी रूट 2 इंटू किसी एक से गुणा कर दो, तो वैल्यू होगी रूट 2 इंटू 10, मतलब फोर्स होगा 10 रूट 2 न्यूटन। डायरेक्ट हम ऐसा बोल सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा ना फील भी करवाता चल रहा हूँ कि हम इसको यूज़ कहाँ पे कर रहे होंगे, किस जगह पे इसका यूज़ आ रहा होगा, ये हम थोड़ा थोड़ा सा फील भी करते हुए चल रहे हैं साथ साथ।
समझ आ रहा है? ठीक है, कंफर्टेबल फील कर रहे हो थोड़ा टॉपिक के साथ में? ओके, कॉपी कर लो अच्छे से। आई होप यू ऑल आर कंफर्टेबल। यस, अच्छा आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। अब आगे की कहानी ध्यान से देखना। अब हम केस नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे ए वेक्टर मान लो इस डायरेक्शन में है ऐसे, और बी वेक्टर ऐसे है, इनको अपन जोड़ रहे हैं, ठीक है? ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर ऐसे, इनको अपन जोड़ रहे हैं। तो क्या आप मुझे इनके बीच का एंगल बता सकते हो? आप बोलोगे सर ए वेक्टर आगे है, बी वेक्टर ऐसे है, तो इनके बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री। अब 180 डिग्री के हिसाब से लगाओ फॉर्मूला। तो परिणामी सदिश का फॉर्मूला क्या आएगा? वैल्यू कितनी आएगी परिणामी सदिश की? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो थीटा कितना है? 180। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 होता है -1। ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी। क्या आपको ये फीलिंग आ रही थी पहले से ही कि अगर एक वेक्टर ऐसे है आगे की तरफ, दूसरा ऐसे है पीछे की तरफ, तो इनका नेट माइनस करने पे आएगा? फील आ रहा था? नहीं आ रहा था क्या यार? ऐसा हो सकता है क्या कि फील डेवलप ना हो? अभी कराते हैं फील। देखो इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है ऐसे आगे की तरफ 20 न्यूटन, एक फोर्स लग रहा है ऐसे पीछे की तरफ 5 न्यूटन। बताओ नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पे? वेक्टर को भाड़ में जान दो, फीलिंग से बताओ। सर मन में फीलिंग ऐसी आ रही है कि 20 न्यूटन इधर है, 5 न्यूटन इधर है, माइनस कर दो, 15 न्यूटन आ जाएगा आगे की तरफ, एफ नेट आ जाएगा आगे की तरफ 15 न्यूटन। यही फीलिंग आ रही थी ना आपको? तो यही तो हुआ। देखो a माइनस बी, तो जो रिजल्टेंट आएगा r, इस a में से b को माइनस कर दो तो ये होगा रिजल्टेंट, ये r वेक्टर हो जाएगा आपका। ये a था, इसमें से b को माइनस कर दो, ये आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, अगर a छोटा हुआ b बड़ा हुआ तो रिजल्टेंट b की तरफ आ जाएगा। ये तो कॉमन सेंस है कि अगर इधर लग रहा है 20 न्यूटन, ऐसे लग रहा है 25 न्यूटन, तो इधर आ जाएगा 5 न्यूटन। ये तो कॉमन सेंस है, इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। बोलो ठीक है? पक्का? लिख लो इसको आराम से, एग्जाम्पल के साथ कॉपी कर लो। इस तरीके से कंसेप्ट को अप्लाई करना था, इस तरीके से फॉर्मूलों को अप्लाई करना था, और ज़्यादा ऐसे कुछ टेंशन वाली बात थी नहीं।
इतना कर लेते बात बन जाती। हो गया। चलिए अब ध्यान से सुनना। क्या आपके बैच में कोई नोटिफिकेशन आया क्या अभी कंटेंट एडिट के नाम से? आ गया। आपकी शीट्स अपलोड हो गई हैं, मतलब डीपीपीज अपलोड हो गई हैं। बेसिक मैक्स की डीपीपी बेसिक मैक्स के अंदर मिल जाएगी, और मोल कॉन्सेप्ट की डीपीपी मोल कॉन्सेप्ट के अंदर मिल जाएगी। तो कल ईद है, जो त्यौहार मनाएंगे ठीक है, जो त्यौहार नहीं मना रहे हैं वो फ्री हैं, फ्री हैं तो पढ़ाई करेंगे। बेसिक मैथ्स में आपको जो डीपीपी मिलेगी उसमें फलन ऐसे अलग अलग डीपीपी मिलेगी, फलन, त्रिकोणमिति, अवकलन, समाकलन, है ना। तो आपको ये सारी डीपीपी करनी है। फलन में जितने क्वेश्चंस हैं, त्रिकोणमिति के जो क्वेश्चंस हैं, अवकल निर्देशांक ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं, मतलब अलग अलग डीपीपीज मिलेंगी आपको। मैं एक बार एग्जैक्टली चेक कर लेता हूँ कि डीपीपीज मिल किस तरह से रही है ना। एक सेकंड, फिर आपको बेटर गाइड कर दूंगा मैं। जैसे आप जाएंगे डीपीपी 1 फंक्शन की, डीपीपी 2 ये आपको मिलेगी, डीपीपी 3, डीपीपी 4 डिफरेंशिएशन की, डीपीपी 5 डिफरेंशिएशन की, डीपीपी 6 इंटीग्रेशन की, डीपीपी 7 वेक्टर एडिशन की। इनमें जितने सवाल कर सको करने की कोशिश करना, जितने बन जाए ठीक है, जितने नहीं बने कोई बात नहीं, बट सवाल सारे ट्राई करना। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। 7 डीपीपी है, सातों डीपीपी आपको करनी है। फिर आते हैं अपन रसायन विज्ञान में मोल संकल्पना में। सिमिलरली आपको मोल संकल्पना की डीपीपी मिल जाएगी, उसमें भी जितने सवाल आपसे बन पाते हैं वो आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इनकी दोनों की जो भी डीपीपीज मिली हैं उन दोनों डीपीपी को आपको सॉल्व करना है। ये आपका टास्क है।
और जब अगली क्लास होगी तो आई विल चेक ऑल द रजिस्टर्स, मैं आप सबके रजिस्टर्स चेक करूंगा कि आपने डीपीपी करी या नहीं करी। एक एक बच्चे का रजिस्टर चेक होगा, जितने क्वांटा के अंदर लाइव आते हैं सारे। ठीक है, काम हो जाएगा। आज की क्लास का फील आ गया। अभी फर्स्ट पार्ट फिनिश हुआ है, अभी हम जैसे जैसे इसमें और बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में तो और भी पार्ट्स को फिनिश करेंगे। इसका रिवीजन अच्छे से करके आना है। अभी मैं रिवाइज करूँ, समराइज करूँ तो दो ही बातें हैं कि वेक्टर को त्रिभुज संबंधी योग के नियम से भी जोड़ सकते हैं, समानता चतुर्भुज संबंधी योग के नियम से भी जोड़ सकते हैं। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर थीटा है तो उनका रिजल्टेंट आर जो है उसकी वैल्यू होती है √a² + b² + 2ab cos थीटा। और जो वहाँ पे एंगल बनता है उन दोनों के बीच में, आर और ए के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है tan थीटा = b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। ये हम अच्छे से रिवाइज कर पा रहे हैं, ये हम अच्छे से बात कर पा रहे हैं, ये आपको करके रखना है। ठीक है, चलिए, ओवर एंड आउट, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।